बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय विज्ञान, अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ को अध्ययन कराने के लिए हम आज तृतीय कक्षा में उपस्थित हैं। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए हमने आपसे कुछ बिंदु दिए थे कि इन बिंदुओं को आप स्वाध्याय करके आएंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये शिक्षण बिंदु लिए हैं। इससे पूर्व हमने आपको पदार्थ की अवस्थाएं, गलनांक, ऊर्ध्वपातज एवं आंकिक प्रश्नों का उत्तर हमने निकाल के दिया था। उसका आपने अध्ययन किया होगा और हमने गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न भी दिए थे, उनको आपने ठीक ढंग से हल किया होगा। इसी क्रम के आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय को आज हम शुरुआत करेंगे इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से। नंबर 1, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, इसके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उसका हम आज अध्ययन कराएंगे। दूसरा है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण किन कारणों से होता है, क्या उसकी वजह है, उसको हम आज जानेंगे और कैसे होता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों आती है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। गर्मी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। शिक्षण बिंदु प्रथम पे चलते हैं और अध्याय की शुरुआत करते हैं। वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण वो है वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना। वाष्पीकरण की क्रिया वो क्रिया है जो एक निश्चित ताप यानी क्वथनांक से पहले ही द्रव वाष्पित हो जाता है, वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। उसको हमने इस प्रकार से लिखा है, किसी द्रव की अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव की अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। ये वायुमंडलीय दाब के अनुसार होता है। वाष्पीकरण के क्या क्या गुण हैं? वाष्पीकरण के गुण हैं, यह प्रक्रिया प्रत्येक ताप पर होती, चाहे ताप कम हो चाहे अधिक हो, प्रत्येक ताप पर वाष्पीकरण की क्रिया होती है। ताप कम होगा तो प्रक्रिया धीमी होगी, ताप अधिक होगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। इसका समझ गए होंगे आप। नंबर 2, यह धीमी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कैसी है? वाष्पीकरण की धीमी गति से क्रिया करती है। ताप कम है तो धीरे धीरे वाष्पीकरण होगा और ताप अधिक है तो तेजी के साथ वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण तभी हो सकता है किसी भी द्रव का जब उसमें ऊर्जा होगी, तभी वाष्प में बदलेगा द्रव, और ऊर्जा नहीं होगी तो द्रव वाष्प में बदलेगा नहीं। इस प्रकार से इन गुणों के आधार पर वाष्पीकरण की क्रिया होती है। वाष्पीकरण के दैनिक जीवन में उदाहरण। वाष्पीकरण की परिभाषा के आधार पर हमने आप बताया वाष्पीकरण के दैनिक जीवन में उदाहरण। वाष्पीकरण के दैनिक जीवन में आप इसका उपयोग करते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में घड़े का पानी आप पीते हैं तो घड़े का पानी
ठंडा मिलता है आपको। क्यों मिलता है? वो वाष्पीकरण के कारण ही होता है। घड़े में जब पानी रखते हैं, घड़ा होता है मिट्टी का बना हुआ, और मिट्टी के बने हुए घड़े में असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों के माध्यम से घड़े के अंदर का पानी होता है रिस रिस के, धीरे धीरे रिस रिस के बाहर की ओर उसकी सतह पर आता है। यह जल जब बाहर वातावरण के प्रभाव में आता है तो यह वाष्पीकृत होता है, और वाष्पन के लिए हमने अभी आपको बताया था ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह जल वाष्पन की क्रिया के लिए यह जल घड़े के अंदर जल से वह ऊर्जा को ग्रहण करता है। घड़े के अंदर का जल ऊर्जा जब ग्रहण उसकी हो जाती है तो घड़े का जल कैसा हो जाता है? शीतल हो जाता है। तो आप पहला उदाहरण आपने समझ लिया होगा, वाष्पीकरण का उदाहरण। घड़े का जल गर्मी के दिनों में शीतल क्यों हो जाता है? उसका यही कारण है, वाष्पीकरण का कारण है कि घड़े का जल शीतल हो जाता है। नंबर दूसरा उदाहरण है, जब आप कप में गर्म चाय लेते हैं तो गर्म चाय को फिर आप क्या करते हैं? फूंकते हैं। फूंकने से क्या होता है? फूंकने से उसके अंदर वाष्पीकरण की जो दर होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए वो चाय कुछ समय के बाद कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है, और फिर आप चाय को पी लेते हैं। यह किसके कारण होती है? वाष्पीकरण के कारण होती है। गर्मी के दिनों में जब हम शारीरिक प्रक्रिया करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, तो आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि शरीर के अंदर पसीना निकलने लगता है। तो शरीर के अंदर जब पसीना निकलने लगता है तो गर्मी का आपको अनुभव होने लगता है, और फिर आप जा कर के कूलर के पास पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। तो पसीना निकले हुए शरीर से जब पंखे के नीचे आप बैठ जाते हैं तो वहां से तीव्र गति से आपके शरीर में हवा प्रवेश करती है। वहां पर जो आपके अंदर शरीर में पसीना है वो हवा के कारण वाष्पीकृत हो जाता है, और वो वाष्पीकृत जो पानी की बूंदें शरीर के अंदर जो पसीना है वो ऊर्जा वाष्पीकृत शरीर से क्या लेता है? ऊष्मा लेता है। जब शरीर से ऊष्मा उसके अंदर ले ली जाती है तो शरीर कैसा हो जाएगा? शीतल पड़ जाएगा। अर्थात जब हम किसी शारीरिक श्रम को करते हैं, पसीना निकलता है, तो हमें किसी पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, उसमें तीव्र गति से वायु हवा मिलती है, तो शरीर का पसीना होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है, और वाष्पीकृत होने से शरीर में जो ऊष्मा होती है वो वाष्पन के लिए आवश्यक है। इसलिए शरीर का ताप कैसा हो जाता है? शीतल हो जाता है। इस प्रकार से वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा हमने आपको विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से आपको समझा दिया है, समझ में आया होगा। आइए हम द्वितीय शिक्षण बंद वाष्पीकरण के कारक। वाष्पीकरण क्रिया को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों का हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1, सतही क्षेत्र बढ़ने पर। सतही क्षेत्र अर्थात वाष्पीकरण की क्रिया सतही क्रिया है, अर्थात यह क्रिया सतह से आरंभ होती है, इसलिए इसको सतही क्रिया कहते हैं। सतही क्षेत्रफल को, सतह के क्षेत्रफल को फैला दें, बड़ा कर दें, तो वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से बढ़ने लगती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कपड़ों को आप धोते हैं और धोने के बाद इकट्ठा करके रख दें तो सूखने में बहुत समय लगेगा,
और जब इन्हीं कपड़ों को आप इनकी फैला दें अर्थात उसकी सतह को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो वाष्पीकरण क्रिया के कारण वो कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं और आसपास जो उसके अंदर जलवाष्प होती है वो कम हो जाती है। इसलिए वो सतही क्षेत्र बढ़ जाने से जो आपके कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। किसके कारण? वाष्पीकरण क्रिया के कारण ही ऐसा होता है। दूसरा है वायु की गति बढ़ने पर। वायु की गति बढ़ने पर, वायु की जब गति बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसे ही जो कपड़े आपको अभी दौरान बताया, कपड़े को फैलाएं तो यदि वायु तेज गति से हवा चल रही है, आपने इसका अनुभव भी किया होगा कि कपड़ों को धोके और जब तेज गति से हवा चल रही हो तब सुखाएं तो आपके वाष्पीकरण के कारण वो कपड़े कैसे जल्दी सूख जाते हैं। इसी के कारण ये होता है वायु की गति बढ़ने पर। यदि हवा तेजी के साथ चल रही हो तब वाष्पीकरण की क्रिया कैसी होगी? उसकी वाष्पीकरण की दर तेजी से बढ़ने लगती है। आर्द्रता की कमी। आर्द्रता की कमी, आर्द्रता क्या किसे कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं हमारे वातावरण में जल वाष्प की मात्रा है, जल वाष्प की मात्रा की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो आर्द्रता की कमी कहते हैं। जल वाष्प की आर्द्रता को क्या कहते हैं? उसकी कमी। जल वाष्प, जल का वाष्प में बदलना, वातावरण में पहुंचना, वो आर्द्रता का रूप होता है। जल वाष्प की कमी के कारण जल वाष्प जब कम होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया तेजी के साथ होगी अर्थात इसकी दर बढ़ जाएगी है। इस प्रकार से वाष्पीकरण का आर्द्रता के कारण ये होता है वाष्पीकरण। तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में, सर्दियों के दिनों में और गर्मियों के दिनों में आप देखते हैं तापमान में जब वृद्धि होती है तो तापमान में कब वृद्धि होती है? आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में तापमान में अधिक वृद्धि होती है। तो जब तापमान में अधिक वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की क्रिया कैसी हो जाएगी? वाष्पीकरण की क्रिया की दर बढ़ जाती है। अतः हम इस प्रकार से वाष्पीकरण के ये निम्न कुछ कारक हैं जिनकी वजह से पदार्थ में वाष्पीकरण होता है। नंबर 1, सतही क्षेत्र बढ़ने पर। क्षेत्र बढ़ने पर एक, जैसे हमने ये कपड़ा लिया, इसको धो के इस तरह से लगा दें तो ये देर में सूखेगा, और इसको फैला दें अर्थात इसकी सतह को खोल दें तो ये क्या हो जाएगा? ये जल्दी सूख जाएगा अर्थात इसमें वाष्पीकरण की क्रिया की जो दर है वो तेजी के साथ होगी। वायु की गति बढ़ने पर, हवा ये चलती है तो वाष्पीकरण की क्रिया कैसी होती है? तेजी के साथ संपन्न होती है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद आर्द्रता की कमी। आर्द्रता किसे कहते हैं? वातावरण में जलवाष्प की मात्रा की कमी, तो आर्द्रता की कमी होती है। जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है तो आर्द्रता ज्यादा होती है। इसके कारण वाष्पीकरण की क्रिया प्रभावित होती है। तापमान में वृद्धि। तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया की जो दर है वो अधिक होगी, और तापमान में कमी होगी तो वाष्पीकरण की क्रिया धीरे धीरे संपन्न होगी। अगले शिक्षण बिंदु, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। क्या ये बात सच है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता आ जाती है? इसको हम करके देखेंगे। इसको हम करके देखेंगे तब इसका अनुभव होगा कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता आती है। हम एक अपनी हथेली पर बर्फ का एक टुकड़ा ले लें, बर्फ का एक टुकड़ा ले लें, हथेली पर रखें तो ये इस तरह से ये बर्फ का टुकड़ा है और ये हथेली पर हमने रख लिया
और ये टुकड़ा क्या करने लगता है आप देख रहे होंगे। ये टुकड़ा धीरे धीरे गलने लगता है अर्थात पानी बनने लगता है। ये ऐसा क्यों होता है? और हथेली कैसी होने लगती है? ठंडी होने लगती है। अर्थात ये बर्फ का टुकड़ा हमारी हथेली से ऊष्मा ले लेता है। क्या करता है? ऊष्मा लेने के कारण ये पानी में बदलने, देखिए पानी बन गया है। ये हमारी हथेली से इसने क्या ले ली? ऊष्मा ले ली। ये देखिए पानी बन गया है। ये हमारी हथेली से इसने क्या ले ली? ऊष्मा ले ली। इस ऊष्मा के कारण हमारी हथेली कैसी होने लगती है? ठंडी होने लगती है। इसके कारण जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा ऊपर आ जाती है। ऊष्मा ऊपर आने से ये बर्फ पिघलने लगती है और द्रव में बदल जाती है और हथेली क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इस तरह से देखिए पानी निकल जाता है। क्यों हो गया? हथेली से आइस ने क्या ले ली? ऊष्मा ले ली। ऊष्मा के कारण बर्फ पिघलने लगती है और हथेली कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण है शीतलता का। एक ऐसी टोन होता है जो क्या होता करता है? नाखून में नेल पॉलिश जो लगी होती है उसको छुटाने का कार्य करता है। जब उसे छुटाते हैं नेल पॉलिश को, ऐसी टोन से छुटाते हैं तो उसके छुटाने के साथ साथ वो नाखून या जहाँ पे भी लगी है उसको क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। अर्थात ऐसी टोन उस जगह से ऊष्मा ले लेता है और ऊष्मा किस में बदल जाती है? वाष्प में, वाष्पीकृत हो जाती है। इसी प्रकार से बर्फ क्या हो जाती है? बर्फ वातावरण के द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। इसका अर्थ यह है वाष्पीकरण के कारण बर्फ का पिघलना। जो हथेली पे बर्फ होती है वो ऊष्मा लेती है। वो कौन सी ऊष्मा होती है? वो होती है गुप्त ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा। जो हथेली से ऊष्मा बर्फ ने ली है उसका मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। कितना मान होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ये बर्फ जो हमारे हाथ से, ये जो थी बर्फ हमारे हाथ से, जो ये पानी बदलने से हमारे हाथ से ऊष्मा जो हमें दिखाई नहीं दी थी वो कौन सी ऊष्मा थी? गुप्त ऊष्मा थी। और गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ये हमें दिखाई नहीं देती है, ये ऊर्जा को पूर्ति करती है। इस प्रकार से वाष्पीकरण के कारण हमारे हाथ या किसी अंग को क्या होता है? शीतलता प्रदान होती है। अगला शिक्षण बिंदु है गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सूती कपड़े जल का अधिक अवशोषण भी करते हैं। शरीर गर्मियों में जब श्रम करता है तो शरीर के भागों से, विभिन्न अंगों से पसीना निकलने लगता है और यह सूती वस्त्र क्या करते हैं? पसीनों को शोषित कर लेते हैं। अर्थात पसीने को जब यह सूती वस्त्र शोषित कर लेते हैं तो शरीर से वाष्पन की क्रिया होती है और शरीर में वाष्पन की क्रिया जब होगी तो बाहर जो सूती वस्त्र है उसमें जल समाया हुआ होगा तो उस जल के कारण वाष्पीकरण की क्रिया होगी और शरीर से वह ऊष्मा को लेगा। वाष्पन की क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को शरीर के द्वारा ग्रहण किया जाता है और शरीर से ऊर्जा जब निकल जाती है तो शरीर में शीतलता आ जाती है। यह स्वाभाविक गुण है। इसलिए कपड़ों को
सूती वस्त्रों को ग्रहण करना चाहिए, जिसके कारण शरीर शीतलता में बना रहता है। इसी प्रकार से एक गिलास में ठंडा जल लें, एक गिलास में ठंडा जल लें और उस ठंडे जल को वातावरण में रखते हैं, यानी बाहर रख दें, तो आप देखते हैं कि ठंडे गिलास के बाहरी सतह पर छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं। उसका कारण यह है कि जल वाष्प जब उसके संपर्क में आती है, तो संपर्क में जब जल वाष्प आती है तो वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है और वो उस गिलास की सतह पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में हमें दिखाई देने लगती है। अर्थात जल वाष्प के कारण ही वो गिलास की सतह पर, जब वो वातावरण की सतह पर आती हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, जम जाती हैं। इसलिए ऐसा देखने में प्रायः मिलता है। इस प्रकार से गर्मी के दिनों में कपड़ों को कैसे पहनना चाहिए, सूती वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे वाष्पीकरण की क्रिया ठीक प्रकार से होती है और शरीर शीतल हो जाता है, क्योंकि शरीर से ऊर्जा वाष्पीकरण के लिए निकल जाती है, इसलिए शरीर शीतल हो जाता है। और सबसे अधिक जो पानी को शोषण करने की क्षमता सूती वस्त्रों में होती है, अन्य वस्त्रों में इतनी नहीं होती है, इसलिए सूती वस्त्र ही ग्रहण करना चाहिए। आज का गृह कार्य है वाष्पीकरण किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। वाष्पीकरण को क्वथनांक से पहले ही पदार्थ वाष्प में बदलने लगता है, वाष्पीकरण कहलाते हैं। हमने उसको उदाहरण के द्वारा भी आपको समझाया है। इसकी परिभाषा में लिखेंगे, वाष्पीकरण के क्या कारक हैं, वाष्पीकरण के कौन कौन से कारक हैं, हमने आपको समझाया। उन कारकों को नंबर वाइज क्रम से लिखेंगे। नंबर 3 है वाष्पीकरण से शीतलता कैसे आती है। वाष्पीकरण जब हो जाता है किसी पदार्थ का, किसी चीज का, किसी वस्तु का, तो उसमें शीतलता कैसे आती है, इसको हमने उदाहरण के रूप में आपको समझाया है, उसको ठीक प्रकार से लिखेंगे। अगला है गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये हमने प्रश्न बताया है, गर्मियों में किस प्रकार के कपड़ों को पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए, उसका कारण भी हमने आपको बताया है। इस प्रकार से आज के गृह कार्य हैं। इन गृह कार्यों को आप, हमें आशा है, अच्छी तरह से आप लिखेंगे। इस अध्याय को हमने जो पढ़ाने की कोशिश की है, उसमें शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से उन बिंदुओं को आप याद भी करेंगे और जो गृह कार्य हमने दिया है उसको ठीक प्रकार से करेंगे। इस अध्याय के कुछ की पॉइंट्स हैं, उन पर विशेष ध्यान देंगे और उनको याद भी करेंगे। की पॉइंट है पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है, पदार्थ जो स्थान घेरता है और इसमें भार होता है, पदार्थ कहलाता है। ये आपको हमने बताए थे, पदार्थ प्रकृति में पदार्थ दिखाई देते हैं, कुछ पदार्थ कृत्रिम होते हैं, कुछ पदार्थ कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। तो उन पदार्थ के बारे में आप याद करेंगे, लिखेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्थाओं को हमने बताया था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। उसको याद करेंगे। गलनांक किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातज क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, ऊर्ध्वपातज क्रिया क्या है। कोई पदार्थ जब ठोस से द्रव में न बदल के सीधे गैस अवस्था में बदलता है तो ऊर्ध्वपातज की क्रिया कहलाती है, इसको हमने बताया था। वाष्पीकरण की क्रिया क्या है, वाष्पीकरण की क्रिया क्या है, क्वथनांक से पहले ही वाष्प में बदलना वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है, हमने बताया आपको। वाष्पीकरण के क्या कारक हैं, हमने आपको 4 कारक बताए, उनको याद करेंगे, लिखेंगे। वाष्पीकरण के दैनिक जीवन में उपयोग, वाष्पीकरण के दैनिक जीवन में वास्तविक क्या उपयोग हैं, जिनको हम उपयोग में भी लाते हैं लेकिन उनके बारे में सोचते नहीं। हमने आपको आज उपयोग बताए, उपयोग को याद करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद है ताप पैमाना, सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। इन तीनों में जो संबंध है उसकी सहायता से
आंकिक प्रश्नों को हल किया है हमने। उन आंकिक प्रश्नों को इन्हीं की सहायता से हम हल करेंगे। इस प्रकार से इस अध्याय के समापन पर ये कुछ की पॉइंट्स हमने आपको दिए हैं। इस अध्याय के ये की पॉइंट ये बताते हैं कि इन बिंदुओं की सहायता से जो हमने प्रश्न दिए हैं, की पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों को ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे, उनका स्वाध्याय करेंगे, जिससे कि पहला पॉइंट है पदार्थ क्या है, इसको याद करेंगे। दूसरा पॉइंट है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होंगी उनको लिखेंगे और याद भी करेंगे। गलनांक क्या है, कोई ठोस पदार्थ किसी ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में बदलता है तो क्या कहलाता है, उसका गलनांक कहलाता है, गल जाता है, इसलिए उसका गलनांक कहलाते हैं। उसके बाद ऊर्ध्वपातज की क्रिया हमने अभी आपको बताई है। वाष्पीकरण की क्रिया को हमने अभी अब परिभाषित भी किया है, इसको याद करेंगे। वाष्पीकरण के कारक क्या हैं, कारक 4 कारक हमने अभी बताए थे, उनको याद करके लिखेंगे और इनका दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं, ये मुख्य की पॉइंट है। हमारे आसपास के पदार्थ के चैप्टर का आज समापन होगा। आशा करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। इन प्रश्नों को इन की पॉइंट्स की सहायता से इस अध्याय को अच्छी तरह से याद भी करेंगे। आज की कक्षा का समापन। धन्यवाद।